नमस्कार। आज हम सचेतनता यानी माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण में जो शक्ति छिपी है उस पर बात करेंगे। हाँ। हमारे पास एक वर्कशॉप के कुछ नोट्स हैं जो एकार्ट टोले की शिक्षाओं और उनसे जुड़ी दूसरी कॉन्सेप्ट्स पर आधारित हैं। और हमारा इरादा है कि वो जो ऑटो पायलट मन है ना, जिसमें हम अक्सर फंसे रहते हैं, उसको समझें। हाँ, बिल्कुल। और वर्तमान की जो ताकत है उसे पहचानें और इसे अपनी जिंदगी में उतारने के कुछ ठोस तरीके वो जाने। सही। तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास है। हाँ, और आज की बातचीत का फोकस यही रहेगा कि कैसे हमारी ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है वो हमें लगातार अभी इसी पल से जैसे दूर खींचती है और उसके क्या नतीजे हो रहे हैं, और फिर कैसे सचेतनता या माइंडफुलनेस हमें वापस ला सकती है। ये जो स्रोत है ये वाकई प्रैक्टिकल ज्ञान का एक तरह से निचोड़ है। अच्छा। जो दिखाते हैं कि भाई आधुनिक जीवन की जो बेचैनी है उसका हल शायद हमारे अंदर ही है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जिससे स्रोतों में ऑटो पायलट माइंड कहा गया है। हाँ। स्वचालित मन। हाँ। ये वो हाल है जब हम कहीं होते तो हैं पर हमारा मन वो कहीं और ही घूम रहा होता है। हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी चलाकर कहीं पहुंचे और हाँ। याद ही नहीं कि रास्ता कैसे कटा? हाँ, अक्सर होता है। या किसी से बात कर रहे हैं और अचानक फोन स्क्रॉल करने लगे। हाँ। या खाना खा लिया पर स्वाद का पता ही नहीं चला। बिल्कुल, वो ऑटो पायलट मोड। हाँ, ये ऑटो पायलट मोड है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी अपने आप चल रही है और हम बस पीछे की सीट पर बैठे हैं। और देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम कुछ भूल रहे हैं, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है और जीव विज्ञान भी। अच्छा। जब हमारा मन या तो बीते हुए कल के पछतावे में होता है या आने वाले कल की चिंता में, तो शरीर इसे एक असली खतरे की तरह लेता है। जैसे कोई शेर सामने आ गया हो। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे हमारी वो पुरानी लड़ो या भागो वाली प्रक्रिया वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो खून में दौड़ने लगते हैं। नतीजा? दिल तेज धड़केगा, सांसें तेज होंगी, मांसपेशियां तन जाएंगी। तो हम बिना किसी असली बाहरी खतरे के भी लगातार एक अंदरूनी तनाव में जी रहे होते हैं। हाँ, काफी हद तक। देखिए, थोड़े समय के लिए तो ये सिस्टम बहुत जरूरी है जान बचाने के लिए, लेकिन जब ये लगातार ऑन रहे, जैसा कि अक्सर आजकल की जिंदगी में होता है, तो ये शरीर पर बहुत भारी पड़ता है। खासतौर पर कॉर्टिसोल का लगातार ऊंचा लेवल, जिसे हम क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके क्या प्रभाव होते हैं? रिसर्च इसे सीधे तौर पर चिंता, डिप्रेशन, नींद की समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, कमजोर इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि पेट की समस्याओं से भी जोड़ती है। अरे बाप रे। तो संक्षेप में कहें तो मानसिक रूप से अतीत और भविष्य में ज्यादा रहना हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। और क्या सिर्फ यही वजह है? अतीत या भविष्य की चिंता ही इस ऑटो पायलट को चलाती है? नहीं, स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे कुछ और मनोवैज्ञानिक दबाव भी काम करते हैं। 4 मुख्य कारण गिनाए हैं उन्होंने। अच्छा, कौन कौन से? पहला है कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता और मन वहीं अटक जाता है। दूसरा है द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट, जब 2 जरूरी चीजों के बीच चुनना मुश्किल हो और मन परेशान रहे। ठीक है। तीसरा है आंतरिक दबाव, इंटरनल प्रेशर, हमारी खुद की ऊंची, कभी कभी अवास्तविक उम्मीदें जो हमें हमेशा दौड़ाती रहती हैं। हाँ, परफेक्शनिज्म जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। और चौथा है सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर, दूसरों की उम्मीदें, समाज की मांगें, ये सब मिलकर हमारे मन को वर्तमान से खींचकर चिंताओं और योजनाओं के जाल में फंसाए रखते हैं। और वो उपभोक्ता संस्कृति वाली बात? हाँ, वो भी। उपभोक्ता संस्कृति इसे और हवा देती है, ये विश्वास दिलाकर कि असली खुशी अगली खरीद में है, अगली उपलब्धि में है या अगले अनुभव में, हमेशा भविष्य में। ये तो वाकई एक चिंताजनक तस्वीर है। तो फिर रास्ता क्या है? स्रोत समाधान के तौर पर माइंडफुलनेस यानी सचेतनता पर जोर देते हैं। हाँ, जॉन कैबट्जिन की एक परिभाषा है जो मुझे काफी अच्छी लगी। जानबूझकर वर्तमान क्षण में बिना किसी लाग लपेट या फैसले के अपने अनुभव पर ध्यान देना। बहुत सटीक। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर यह है बहुत सहज। हाँ, बिल्कुल। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाहर से लानी है। ये ध्यान देने की हमारी अपनी क्षमता है जिसे हम शायद भूल गए हैं और जिसे दोबारा सीखा जा सकता है। जैसे? कोई आसान उदाहरण? जैसे सचेतन होकर एक कप चाय पीना, उसकी गर्माहट महसूस करना, उसकी खुशबू लेना, उसका स्वाद, हर घूंट को महसूस करना। और जब मन भटके, क्योंकि वो भटकेगा ही। हाँ, वो तो है। तो बिना खुद को कोसे, बिना परेशान हुए
धीरे से ध्यान वापस चाय पर ले आना, बस इतना ही। और इसके फायदे सिर्फ महसूस करने वाले नहीं है ना, वैज्ञानिक रूप से भी साबित हुए हैं। बिल्कुल, नियमित अभ्यास से तनाव और चिंता कम होती है, ये देखा गया है। फोकस करने की क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, और भावनाओं को संभालने में भी मदद मिलती है शायद। हाँ, इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होता है। और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है, जैसे बेहतर नींद, कम ब्लड प्रेशर, दर्द में कमी, इम्यून सिस्टम का मजबूत होना। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, जो स्रोत भी कहते हैं, माइंडफुलनेस का मतलब विचारों को रोकना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मन का काम सोचना है, वो सोचेगा। उसे रोकना ना तो संभव है, नहीं जरूरी। तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य विचारों को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके साथ अपना रिश्ता बदलना है। उन्हें थोड़ी दूरी से देखना सीखना, उनमें बह जाने के बजाय। अच्छा। मनोविज्ञान में इसे डिसेंटरिंग कहते हैं। जैसे आप विचारों के नाटक में कोई किरदार नहीं, बल्कि उसे देखने वाले दर्शक बन जाते हैं। आप ये महसूस करने लगते हैं कि विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन आप वो विचार नहीं है। और यहीं पर मेरा ख्याल है एकार्ट टोले का मुख्य विचार आता है, द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान क्षण की शक्ति। बिल्कुल सही। टोले का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है, असली चीज सिर्फ यही पल है, अब, वर्तमान। अतीत और भविष्य क्या है फिर? अतीत बस यादें हैं, स्मृतियां। भविष्य सिर्फ एक मानसिक प्रक्षेपण है, एक कल्पना। टोले कहते हैं कि हमारा सारा दुख, सारा कष्ट वो मनोवैज्ञानिक समय से पैदा होता है। मनोवैज्ञानिक समय? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, और जो अभी हो रहा है, जो वर्तमान क्षण है, उसका विरोध करते हैं, उससे भागना चाहते हैं। अच्छा। तनाव असल में तब होता है जब आप फिजिकली यहां होते हैं लेकिन मेंटली वहां होना चाहते हैं। तो क्या हमारी सारी शक्ति, शांति, रचनात्मकता सब कुछ सिर्फ इसी पल में है? टोले के अनुसार हाँ, जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में मौजूद होते हैं, तभी आप अपनी असली शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी शांति से जुड़ पाते हैं। वो अक्सर पूछते हैं ना कि ठीक अभी इस पल में क्या समस्या है? हाँ, और अक्सर जवाब होता है कोई नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब मन कहता है हाँ, पर मुझे वो करना है, या कल क्या होगा अगर। जब आप वर्तमान क्षण को स्वीकार करते हैं, जैसा भी वो है, तो अंदरूनी लड़ाई खत्म हो जाती है और शांति का अनुभव होता है। ये कोई नया विचार तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध धर्म जैसी प्राचीन परंपराएं हजारों साल से यही सिखा रही हैं, और अब तो न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान भी इस पर मोहर लगा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि माइंडफुलनेस अभ्यास से तनाव के शारीरिक लक्षण जैसे कॉर्टिसोल लेवल वो कम होते हैं। ये जानना वाकई ताकत देता है, लेकिन सवाल वही है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारे कैसे? सिर्फ जानना काफी नहीं है। सही बात है। स्रोतों में टोले की कुछ व्यावहारिक तकनीकें बताई गई हैं। वो उन्हें उपस्थिति के द्वार कहते हैं, गेटवेज टू प्रेजेंस। हाँ। मन से अपनी पहचान हटाना, जिसे विचारक को देखना कहा गया है, वॉचिंग द थिंकर। ये कैसे करें? ये टोले की सबसे बुनियादी शिक्षाओं में से एक है। आप आपका मन नहीं है। हम अक्सर अपने सिर में जो आवाज लगातार चलती रहती है ना, हाँ, वो कमेंट्री, उसके साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें लगता है वही हम हैं। इस अनैच्छिक सोच से बाहर निकलने का पहला कदम है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, उन्हें एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह देखना। जैसे ही देखना शुरू करते हैं, हाँ, जैसे ही आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, आप चेतना के एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि एक तरफ विचार है और दूसरी तरफ मैं हूं जो उसे देख रहा है। यहीं से वो अलगाव, वो डिसेंटरिंग शुरू होती है। तो इसका अभ्यास कैसे करें? स्रोत में लिखा था कि दिन में कई बार बस रुक कर खुद से पूछें, मेरा अगला विचार क्या होगा? हाँ, और फिर इंतजार करें पूरी सतर्कता से, जैसे बिल्ली चूहे के बिल पर नजर रखती है। और क्या होता है तब? अक्सर इस इंतजार में विचारों के बीच एक खाली जगह सी महसूस होती है, एक शांति का पल। और जब विचार आए तो उसे बिना अच्छा बुरा कहे, बिना उसमें उलझे, बस एक मानसिक घटना की तरह देखें, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे विचारों के साथ आपकी जो गहरी पहचान बन गई है उसे कमजोर करता है। असली समझ यह है कि आप अपने विचार नहीं हैं। यह सिर्फ देखना नहीं है, यह उस आवाज से अपनी पहचान तोड़ने की शुरुआत है, और इसी में असली आजादी है। ठीक है, यह हुई पहली तकनीक। दूसरी है आंतरिक शरीर में बसना, इनहैबिटिंग द इनर बॉडी। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारा शरीर हमेशा वर्तमान क्षण में रहता है। मन भले ही कहीं भी भटके, शरीर तो यही है, अभी है। हाँ, ये बात तो है। तो ये तकनीक शरीर के अंदर महसूस होने वाली जो सूक्ष्म जीवन शक्ति है,
जो ऊर्जा है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में। आंतरिक ऊर्जा। हाँ, जब आपका ध्यान इस आंतरिक शरीर पर होता है तो वो स्वाभाविक रूप से लगातार सोचने वाले मन से हट जाता है। आप सोचना बंद नहीं करते, बस आपका ध्यान कहीं और ज्यादा वास्तविक चीज पर टिक जाता है। ये ऊर्जा कैसी होती है? इसे कैसे महसूस करें? इसे आप अपने हाथों में, पैरों में या पूरे शरीर में एक हल्की झंझनाहट या गर्माहट या एक जीवंतता, वाइब्रेशन जैसा महसूस कर सकते हैं। ये हमेशा मौजूद रहती है। इसे करने का तरीका क्या है? क्या आंखें बंद करना जरूरी है? शुरुआत में आंखें बंद करना मददगार हो सकता है। कोशिश करें अपने हाथों के अंदर की ऊर्जा को महसूस करने की, फिर पैरों में, बाहों में और धीरे धीरे पूरे शरीर में। पूरे शरीर को एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र की तरह महसूस करें। ये वर्तमान क्षण में टिके रहने का एक बहुत शक्तिशाली लंगर, एक एंकर बन जाता है। मतलब जब भी मन ज्यादा भागे या तनाव महसूस हो। हाँ, बस कुछ पल के लिए अपना ध्यान अपने आंतरिक शरीर पर ले आएं। ये आपको फौरन वर्तमान में वापस खींच लाता है। और तीसरी तकनीक है समर्पण, सरेंडर। ये शब्द सुनते ही थोड़ा डर सा लगता है, जैसे हार मान लेना। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन यहाँ इसका मतलब कमजोरी या हार मानना बिल्कुल नहीं है। श्रोता इसे वर्तमान क्षण की जो वास्तविकता है उसकी बुद्धिमत्ता पूर्ण स्वीकृति कहते हैं। जो है सो है। अच्छा। टोले बताते हैं कि हमारी सारी नकारात्मकता, गुस्सा, निराशा, चिंता असल में वर्तमान क्षण के प्रति हमारे अंदरूनी विरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस से पैदा होती है। हम लगातार मनी मन बहस कर रहे होते हैं कि चीजें ऐसी क्यों हैं, वैसी क्यों नहीं होनी चाहिए थी। तो समर्पण का मतलब है इस अंदरूनी लड़ाई को छोड़ देना। ठीक कहा। ये कहने जैसा है, ठीक है, ये पल जैसा है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्थिति पसंद आ गई है या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। नहीं, इसका मतलब है कि आप उसके साथ मानसिक कुश्ती बंद कर देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जैसे ही आप अंदरूनी तौर पर स्वीकार करते हैं, आप उस स्थिति से निपटने के लिए ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। स्वीकारती से उठाया गया कदम विरोध और गुस्से से उठाए गए कदम से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। यह हथियार डालना नहीं है, बल्कि सच्चाई के साथ खड़े होना है, ताकि आप लड़ने की बजाय समाधान ढूंढ सके। स्रोत में एक उदाहरण भी था, कीचड़ में फंस जाने वाला। हाँ। समर्पण का मतलब ये नहीं कि आप वहीं बैठे रहें, बल्कि ये स्वीकार करें कि हाँ, मैं कीचड़ में फंसा हूँ, और फिर शांति से बाहर निकलने का रास्ता सोचें, बजाय घबराने और हाथ पैर मारने के। बिल्कुल सही। और ये तीनों तकनीकें, विचारों पर नजर रखना, आंतरिक शरीर को महसूस करना और समर्पण, ये अलग अलग नहीं है। ये एक दूसरे की मदद करती हैं। कैसे? मान लीजिए आप बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच रहे हैं और विचारों को देखना मुश्किल हो रहा है, तब आप अपना ध्यान आंतरिक शरीर पर ला सकते हैं। ये आपको तुरंत शारीरिक संवेदना में स्थिर करेगा और मानसिक भंवर को तोड़ेगा। अच्छा। इस स्थिरता से उस स्थिति को स्वीकार करना यानी समर्पण वो आसान हो सकता है, और स्वीकृति से अंदरूनी विरोध कम होता है, जिससे नकारात्मक विचार शांत होते हैं और फिर उन्हें दूरी से देखना यानी विचारक को देखना वो संभव हो पाता है। ये एक डायनामिक प्रक्रिया है। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मान लीजिए कोई सचमुच मुश्किल हालात में है, जैसे नौकरी चली गई या कोई अपना बीमार है, तब स्वीकार करो कहना थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? क्या ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियों के लिए है? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब भी जरूरी है। समर्पण का मतलब मुश्किलों को नजरअंदाज करना या उन्हें पसंद करना नहीं है। आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि अगला कदम क्या उठाना है। अच्छा। प्रतिरोध आपको फंसाए रखता है, आपकी ऊर्जा बर्बाद करता है। स्वीकृति आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। हाँ, ये आसान नहीं है, खासकर बड़ी मुश्किलों में, लेकिन ये निष्क्रियता नहीं बल्कि समझदारी भरा पहला कदम है। गहरी पीड़ा में भी वर्तमान क्षण की स्वीकृति अक्सर अंदरूनी शांति का एकमात्र रास्ता होती है, जिससे फिर बाहरी परिस्थितियों से निपटने की शक्ति मिलती है। हाँ, ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण था। अब इन तकनीकों को जानने के बाद अभ्यास को और गहरा कैसे करें? इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? बिल्कुल, यहीं पर विपश्यना जैसी जो प्राचीन ध्यान पद्धतियां हैं वो काम आती हैं। विपश्यना का मतलब है स्पष्ट रूप से देखना या अंतर्दृष्टि। इसका एक मुख्य अभ्यास है बॉडी स्कैन। इसमें आप व्यवस्थित तरीके से अपना ध्यान पूरे शरीर पर घुमाते हैं, सिर से पैर तक या पैर से सिर तक, और जो भी संवेदना महसूस होती है, जैसे खुजली, दर्द, दबाव, गर्माहट, ठंडापन या कुछ भी नहीं,
उसे बस बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हैं। ये टोले की आंतरिक शरीर जागरूकता से मिलता जुलता है, पर शायद ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। तो बॉडी स्कैन का मकसद अच्छा महसूस करना नहीं है? नहीं, मुख्य मकसद अच्छा महसूस करना नहीं, बल्कि समता विकसित करना है। समता? हाँ, समता यानी मन का संतुलन। हर अनुभव के प्रति एक शांत, गैर प्रतिक्रियाशील रवैया। देखिए, हमारे मन की आदत होती है सुखद चीजों से चिपकने की और दुखद चीजों से दूर भागने की। हाँ, ये तो होता है। यही लगातार पसंद नापसंद दुख का कारण बनती है। बॉडी स्कैन के दौरान जब आप दर्द को बिना उससे नफरत किए और आराम को बिना उससे चिपके देखना सीखते हैं, तो आप मन की इस गहरी आदत को बदल रहे होते हैं। अच्छा। आप मन को सिखा रहे हैं कि हर अनुभव के साथ शांति से कैसे रहा जाए। ध्यान की गद्दी पर शरीर की संवेदनाओं के साथ समता का अभ्यास करके हम असल में जीवन की बड़ी घटनाओं के उतार चढ़ाव के साथ भी समता बनाए रखने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे शामिल करें? क्या हमें रोज घंटों बैठना होगा? जरूरी नहीं। स्रोत यही कहते हैं कि छोटे छोटे सचेत पल भी बहुत मायने रखते हैं। जैसे सचेतन भोजन, माइंडफुल ईटिंग। खाते समय बस खाने पर ध्यान देना, उसका रंग, रूप, गंध, स्वाद। धीरे धीरे चबाना, टीवी या फोन बंद रखना। या सचेतन चलना, माइंडफुल वॉकिंग। चलते समय पैरों के जमीन से संपर्क को महसूस करना, शरीर की गति पर ध्यान देना। सचेतन संचार, माइंडफुल कम्युनिकेशन। ये क्या है? जब कोई बात कर रहा हो तो सच में सुनना, बीच में ना टोकना, अपना जवाब तैयार करने की जल्दी ना करना और बोलने से पहले बस एक पल रुकना। आज के डिजिटल जमाने में फोन और स्क्रीन से सचेत रूप से जुड़ना, वो भी एक बड़ी चुनौती है। तकनीक सुझाई गई है, STOP। हाँ, जब भी बिना सोचे समझे फोन उठाने या नोटिफिकेशन चेक करने का मन करे तो S रुकें, स्टॉप। T एक गहरी सांस लें, टेक अ ब्रेथ। O निरीक्षण करें, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्या ये जरूरी है? और फिर P सोच समझकर आगे बढ़ें, प्रोसीड। ये तो काफी प्रैक्टिकल है। हाँ। इसके अलावा घर में कुछ टेक फ्री जोन बनाना, गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करना और एक समय में एक ही डिजिटल काम करना, यानी सिंगल टास्किंग, ये भी मदद कर सकता है। ये छोटी छोटी आदतें उस ऑटो पायलट को तोड़ने में मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर बात छोटे मगर लगातार प्रयासों की है। सही कहा। अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें, तो हमने ऑटो पायलट मन की समस्या को समझा। हाँ, देखा कि कैसे लगातार अतीत या भविष्य में रहने से तनाव बढ़ता है। हमने वर्तमान क्षण की शक्ति को पहचाना, जहां असली शांति और समाधान मिलते हैं। हमने एकार्ट टोले की 3 मुख्य तकनीकें सीखीं: विचारों को देखना, आंतरिक शरीर को महसूस करना और समर्पण करना। हाँ, वो 3 द्वार। हाँ, और हमने विपश्यना और बॉडी स्कैन के जरिए समता यानी गैर प्रतिक्रियाशील जागरूकता के महत्व को जाना। और सबसे अहम बात, जैसा कि स्रोत भी कहते हैं और आपने भी कहा, अवधि से ज्यादा नियमितता जरूरी है, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। रोज 5 या 10 मिनट का सचेत अभ्यास भी लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकता है। ये अलग से समय निकालने की बात नहीं है, नहीं, बल्कि जो समय हमारे पास है उसे अलग ढंग से इस्तेमाल करने की बात है ना? हाँ बिल्कुल। चाहे वो सुबह उठकर 2 मिनट अपनी सांस पर ध्यान देना हो या दिन में खाने के पहले 3 निवाले पूरी जागरूकता से खाना हो। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। हर पल एक नया मौका है वर्तमान में लौटने का। तो आज की इस गहरी बातचीत को समाप्त करते हुए एक विचार शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या हम जिंदगी को जी रहे हैं या हमारा मन हमें जी रहा है? ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है। हम कितनी भी दूर भटक जाएं, वर्तमान क्षण हमेशा मौजूद है, हमारी सांस में, हमारे शरीर में, हमारे आसपास की दुनिया में। असली चुनौती शायद यही है कि हम कितनी बार होश में लौटते हैं, कितनी बार उस ऑटो पायलट से निकलकर जीवन को सचेत रूप से अनुभव करने का चुनाव करते हैं। इसी सोच के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।